कुछ हफ्ते पहले 7 अप्रैल को एक अजब सा वाक़या पेश आया जिसे बहुत से लोग उस वक्त समझने से कासिर रहे कि ये हुआ क्या है। अमेरिका का एक बड़ा जंगी बेड़ा जिसे सेवन्थ फ्लीट भी कहते हैं, ये जापान से चला और समंदर में चक्कर लगाते लगाते घूमते फिरते वो इंडियन समंदरों से गुजरा, इंडिया की समुद्री हदूद से गुजरा वो अमेरिकी जहाज़, और इंडिया को बताए बिना वो वहाँ से होके गए इस इलाके से, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा, इंडिया ने इस पे एतराज़ किया कि महाराज हम तो क्वाड के मेंबर हैं, हम तो आपके साथ हैं, फिर आप यहाँ बिना बताए आने का कष्ट क्यों किया आपने, हमसे पूछ तो लिया होता, ऐसे ही आप हमारे पानियों में घुस गए। अमेरिका ने आगे से जवाब दिया कि ऐसा है जूनियर कि ये जो समुंदर का इलाका है ना जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये तुम्हारा है ही नहीं। इंडिया ने कहा क्या? लेकिन सर ये तो 1947 से ही हमारे पास है इलाका, आपको गलत फहमी हुई है, आप भले गूगल करके देख लें, ये हमारा ही इलाका है। लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं जूनियर, ये तुम्हारा इलाका नहीं है। अच्छा, इंडियन मीडिया ने तब कौम को ये कहकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना शुरू कर दिया था कि यहाँ से गुजरे हैं हमारे इलाके से बिना बताए, लेकिन मैसेज उन्होंने चीन को दिया है चिल। हमारी बेइज्जती हुई है कि अमेरिका बिना बताए हमारे पानियों से गुजरा है, लेकिन हमारी बेइज्जती में मैसेज असल में उन्होंने चीन को दिया है। खैर जी, 7 अप्रैल को ये वाक़या पेश आया और लोग भूल गए, ये सारा मामला लोग भूल गए। इस वाक़ये के तकरीबन 1.5 महीने बाद इंडिया के अंदर एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। इंडिया की केरला रियासत से कुछ ही दूर समंदर के अंदर कोई 35-36 जजीरों का एक इलाका है, कोई 35-36 आइलैंड्स हैं। अगर आप इन सारे जजीरों की एरिया काउंट करें तो ये हार्डली कोई 32 किलोमीटर बनती है, यानी कुल एरिया इन सारे जजीरों की मिलाकर 32 किलोमीटर्स बनती है। और इन 35-36 जजीरों में से आबादी सिर्फ 10 जजीरों पे है। जो 10 बड़े जजीरे हैं इन 36 जजीरों में से, उन पर सिर्फ 10 पर आबादी है, बाकी जो 26 आइलैंड्स हैं ये तकरीबन खाली है। अच्छा, अब सवाल है एक, अगर ये 10 जजीरे जो कि इंडिया की मेनलैंड के काफ़ी करीब हैं, तो इन पे लोग भी रहते होंगे, तो इन पे जो लोग रहते हैं ये कौन है? ये जनाब मोस्टली मुसलमान हैं। 97% यहाँ की जो आबादी है ये मुसलमान है, और ये मलयालम ज़बान बोलते हैं, वही ज़बान जो कि इन 35 जजीरों से थोड़ा आगे केरला की जो रियासत है इंडिया की, वहाँ बोली जाती है। सेम वही ज़बान इन जजीरों के अंदर जो लोग रहते हैं, जो कि सदियों से, सेंचुरीज से यहाँ आबाद हैं, इनके बाप दादा परदादाओं की सबकी कब्रें मौजूद हैं यहाँ पे, ये मलयालम ज़बान बोलते हैं। और इन आइलैंड्स को कलेक्टिवली, ये जो 36 आइलैंड्स हैं, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की माना है 1 लाख आइलैंड्स, ये इस रीजन का नाम है। अच्छा, यहाँ की कुल आबादी, इन 10 जजीरों पे जो आबादी रहती है 36 में से, कुल आबादी 70,000 के आसपास है, ज़्यादा लोग नहीं रहते। और जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर 97% मुसलमान हैं और 2% हिंदू बिरादरी रहती है, जबकि 1% दूसरे मज़ाहिब भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, थोड़े बहुत जैन भी हैं, लेकिन 97% मुसलमान हैं। लक्षद्वीप इंडिया की 9 यूनियन टेरिटरीज़ में से एक है और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। इसकी कोई असेंबली नहीं है, इसका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता, इसको गवर्नर चला रहा होता है, और वो गवर्नर इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही होती है। आज से 6 महीने पहले 2 दिसंबर 2020 को बीजेपी के एक गुजराती पॉलिटिशियन प्रफुल्ल खोदा पटेल को लक्षद्वीप का नया गवर्नर लगा दिया जाता है। यह बीजेपी से जुड़ा हुआ एक सियासतदान है, और इसका जो बाप था खुदा भाई रणछोड़ भाई पटेल, ये आरएसएस का मेंबर था और मोदी साहब का जिगरी दोस्त था। सख्त किस्म के इनके ख्यालात थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, जैसे कि आमतौर पर आरएसएस के वर्कर्स के होते हैं। तो इनके बेटे प्रफुल्ल खोदा पटेल साहब को गवर्नर लगा दिया जाता है। नाउ इसके बारे में लक्षद्वीप में एक कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके बारे में तो हम आपको बताते ही हैं, लेकिन हम आपको साथ ही एक ऐसी चीज़ बताते हैं जो कि आपने अभी तक शायद कहीं पे भी नहीं सुनी होगी।
और ये फैक्ट जान के आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई कहाँ से है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है वहाँ पे। हियर इज़ द बिग थिंग, ये जो लक्षद्वीप का इलाका है ना, ये वही एरिया है जहाँ से 7 अप्रैल को अमेरिकी 7th फ्लीट बेड़े गुजरे थे। और हम आपको बता चुके हैं कि अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका इस रीजन में नए मिलिट्री बेसिस की तलाश में मारा फिर रहा है। इंडियन ओशन का उसने कोई कोना नहीं छोड़ा ये देखने के लिए कि वो कहाँ पे अड्डे बना सकते हैं। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि इनके एग्रीमेंट्स चंद साल पहले ये सवाले से हो चुके हैं हम इंडिया के साथ कि अमेरिका इंडिया के अंदर बेसिस यूज़ कर सकता है। तो अमेरिकी जहाज़ों के यहाँ इस रीजन के आसपास से गुजरने के बाद ही इन आइलैंड्स पर एक तरह का भूचाल बीजेपी ने पैदा कर दिया हुआ है। एक तरह का भूचाल आ गया है वहाँ पे, जिससे महसूस ये हो रहा है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ये वाले जो आइलैंड्स हैं, इसके साथ ही अमेरिका यहाँ लक्षद्वीप पर भी पधारना चाहता है। और बीजेपी अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप उनके लिए रास्ता सीधा करने में जुटी हुई है। वो यूं के यूएस जहाज़ों के बिना इजाज़त इस रीजन में फिरने के बाद वाले वाक़ये के बाद ही इंडिया ने लक्षद्वीप के लिए ऐसे नए कानून पास किए हैं कि यहाँ पे जो सदियों से लोग आबाद हैं उनकी ज़िंदगी हराम हो चुकी है इन कवानीन की वजह से, और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो खुद ही ये आइलैंड खाली करके चले जाएं यहाँ से। ना हुआ क्या है, ये जो बीजेपी के गुजराती इंपोर्टेड गवर्नर लक्षद्वीप पे लगाए गए हैं, जो कि मोदी साहब के जिगरी यार हैं, इन्होंने सबसे पहले आते ही ये काम किया कि इस आइलैंड पर कोविड का एक भी केस नहीं था। 2020 दिसंबर तक इनकी आने से पहले एक भी केस इस आइलैंड पे नहीं था, क्योंकि जो भी इस आइलैंड पे आता है बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का आइलैंड है। अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं कितने एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म के लोग हैं। यहाँ पे आपको कोई कूड़ा करकट नज़र नहीं आता, साफ़ सुथरा सा आइलैंड है, और यहाँ पे क्राइम का रेट 0 है, सब कुछ बताते हैं आपको। लेकिन यहाँ के लोगों ने ये लॉ पास किया हुआ था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो कि लोकल लोगों पर ही मुश्तमिल थी, कि जो भी लक्षद्वीप आएगा पहले तो उसका टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद भी ज़रूरी है कि वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहे। जिस वजह से हुआ ये कि कोविड का एक भी केस आइलैंड पे नहीं आ सका। लेकिन पटेल साहब ने क्या किया, इसने आते ही क्वारंटाइन वाली शर्त ही ख़त्म कर दी। एज अ रिज़ल्ट कुछ ही महीने में यहाँ पर बेपनाह कोविड फैल चुका है। यहाँ 97% की आबादी मुसलमान है, और इसमें से 68% से ऊपर लोग बीफ कंज्यूम करते हैं। जाहिर सी बात है, मुसलमान बीफ काफ़ी खा रहे होते हैं, मुसलमानों में नॉन वेज का सिस्टम वैसे ही कॉमन है। लेकिन फिर भी इसने आते ही बीफ पे बैन लगा दिया। यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी की वजह से शराब मना था इस आइलैंड पे, आप शराब नहीं पी सकते थे। 97% लोग मुसलमान हैं, कैसे शराब पी सकते हैं? तो इसने बैन हटा दिया शराब से, और भी ठेके दो शराब के, शराब को आम कर दो। यहाँ पे इसने शराब पर से बैन हटा दिया। यही बस नहीं हुई, इसने फिर डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में ये इन्वॉल्व हो गया लोकल लोगों से। वहाँ उनके घर तोड़ के, समंदर के किनारे पे जो मोस्टली घर बने हुए थे मछेरों के, फिशरमैन्स जो थे, उनके शेड्स थे, उनके इक्विपमेंट्स थे, सबको इसने डिस्ट्रॉय करा दिया, ये कहकर कि ये जो समंदर के किनारे पे मोस्टली बने हुए घर है ना, ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है। सदियों से वो बेचारों के घर वहाँ पे बने हुए थे, सबको तोड़वा दिया इसने। इसके अलावा यहाँ आइलैंड पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोकल्स थे, जो कि मेनली मुसलमान थे, कॉन्ट्रैक्ट पर, सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट थे ना, उन पे काम कर रहे थे, इन भाई साहब ने आते ही सबको टर्मिनेट कर दिया। ऐसे ही बस आज एक दिन बैठे हुए थे, अचानक से इनको दिमाग में ख्याल आया कि ये क्यों है कॉन्ट्रैक्ट पे, सबको हटा दो। परमानेंट करने की जगह इसने हटा ही दिया। इसके अलावा इसने क्या हरकत की है, और ये बड़ी संगीन किस्म की हरकत है, बाकी सारी हरकतों से भी ज़्यादा हम समझते हैं। NCRB की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक एक भी मर्डर का केस रिपोर्ट नहीं हुआ आइलैंड पे, एक भी किडनैपिंग, रेप, रॉबरी का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ इस आइलैंड पे। ये इंडिया का सबसे सेफ इलाका है, सबसे सेफ यूनियन टेरिटरी है। लेकिन फिर भी मोदी जी के दोस्त पटेल साहब ने ये हुक्म जारी कर दिया कि यहाँ पर गुंडा एक्ट नाफिज होगा। गुंडा एक्ट,
जिससे ये आइलैंड के किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी गुनाह के उठा के बंद कर सकता है, कम से कम 1 साल के लिए जेल में उनको भेज सकता है। इस तरह का कानून इस इलाके में जहां पर क्राइम का रेशो 0 है, सिर्फ और सिर्फ लोकल्स को हरास करने के लिए कि वो अपनी अपनी ज़मीनें बेचें और फुट लें यहाँ से। जिस चीज़ की सुपारी बीजेपी ले चुकी है अंकल सैम यानी अमेरिका से, क्योंकि जिस तरह की हरकतें वहाँ आरएसएस और बीजेपी के गुंडे जो कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर घुस चुके हैं, इन्होंने इस पीसफुल इलाके में करना शुरू कर दी हैं, इससे ये क्या साराइयाँ, ये अंदाजे लगने शुरू हो चुके हैं कि कहीं अंडमान और निकोबार के साथ साथ यहाँ भी तो नहीं आ रहा अमेरिका। अच्छा, बीजेपी के गुंडे ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हम ना असल में इन आइलैंड्स को डेवलप करना चाहते हैं, मालदीव की तरह बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये हरकतें करना शुरू कर दी हैं। तो भाई मालदीव की तरह करना चाहते हैं, टूरिज्म को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो बीफ पे बैन क्यों लगाया आपने? क्या बाहर के टूरिस्ट बीफ नहीं खाते? ये क्या फजूल किस्म की जस्टिफिकेशन है। खैर, हेयर इज़ अनदर थिंग। ये जो 36 जज़ायर हैं लक्षद्वीप के, इसमें से एक आइलैंड है जिसे कावारत्ती आइलैंड कहते हैं। ये आइलैंड लक्षद्वीप टेरिटरी जो है, यूनियन टेरिटरी, इसका कैपिटल है, लक्षद्वीप का कैपिटल है ये वाला आइलैंड। यहाँ पर तकरीबन इस आइलैंड पे कोई 15,000 लोग रहते हैं और इस आइलैंड पे पहले ही इंडियन नेवी का एक नेवल बेस बना हुआ है। नाउ इंडिया और अमेरिका ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रखा है। मोदी जी की हुकूमत में ये कारनामा हुआ था जिसके तहत अमेरिका इंडिया के एयर बेसेस, इंडिया के नेवल बेसेस यूज़ कर सकता है। तो इंडिया का नेवल बेस तो पहले ही लक्षद्वीप पे बना हुआ है। तो ये चीज़ पटेल की हरकतों पर और भी सवालिया निशान लगा रही हैं कि क्या मोदी जी ने पटेल को इसी पे सुपारी देकर भेजा है कि मुझे ये आइलैंड खाली करवा के दो, ताकि अंकल सैम यहाँ पर ये जो छोटा अड्डा बना हुआ है इंडिया की नेवी का, इसको और भी बड़ा कर सके, अपने लिए यूज़ कर सके। और ये जो गुंडा एक्ट लेकर आए हैं पटेल साहब, ये इसीलिए लाए हैं कि अगर कोई लोकल अमेरिकी फ़ौज के यहाँ आने पर प्रोटेस्ट करे तो हम सबको पकड़कर इधर उधर गायब कर दें 1 साल के लिए। ये सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि ज़ीरो क्राइम रेट रखने वाले इलाके में इस तरह के ख़तरनाक कानून लाकर भला और क्या इसके मकासद हो सकते हैं। इस तरह के कानून तो अंग्रेज़ लाया करते थे। जब इंडिया के ऊपर हुकूमत होती थी अंग्रेज़ों की, तो वो इस तरह के कानून लाते थे कि बिना कानून के उठा के किसी को भी गायब किया जा सकता है। और 70 साल के बाद इंडिया आज़ाद हुआ है, लेकिन फिर भी इस तरह के कानून पास किए जा रहे हैं। फाइनली ये भी अहम बात हम आपको बता दें कि अब बीजेपी ने लक्षद्वीप पर लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखी है, जिसके चलते वहाँ सरकार आसानी के साथ ज़मीन ले सकती है पूरे आइलैंड में जहाँ भी चाहे। इवन इफ़ कोई अपनी ज़मीन नहीं भी बेचना चाहता, तब भी सरकार ज़बरदस्ती उससे ज़मीन लेने की मजाज है। ये सारे अन्याय देखने के बाद लक्षद्वीप के लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तो उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान ने पाकिस्तान की नेवी के वॉरशिप्स भेज दिए थे लक्षद्वीप पर, ये क्लेम करके दैट सिंस ऑल द मुस्लिम मेजॉरिटी पार्ट्स ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज पर डिवीजन फार्मूला, तो इन आइलैंड्स को भी प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेवारी है। और पाकिस्तान ने 1947 में कह दिया था कि ये हमारे आइलैंड्स हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी नेवी वहाँ पर पहुँची थी तो लक्षद्वीप के लोकल्स ने इंडियन फ्लैग्स पहले से ही लगा दिए हुए थे कि हम तो इंडिया के साथ जाएंगे भाई, और पाकिस्तानी जहाज़ उनके डिसीशन के सम्मान में वापस चले गए थे। बिना कोई कार्रवाई किए वो वापस चले गए, उन्हीं द्वीप्स के पास रुके थे, लोकल्स का मूड देखा, वापस चले गए। और आज 70 साल के बाद लोकल्स को ये दिन देखने को मिल रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी, कि उनको अपनी ही ज़मीन पर गरीबुल वतन कर दिए गए हैं वो लोग। और यही वजह है कि इन सारे जुल्म और ज़्यादतियों की वजह से इंडिया में इस वक्त सेव लक्षद्वीप टॉप ट्विटर ट्रेंड बना हुआ है। और लोग जो हैं वो बिफरे पड़े हैं, गुस्से में हैं कि ये पटेल साहब और बीजेपी जिस किस्म की हरकतें कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं। लेकिन हमने आपको इसकी आज मोस्ट प्रोबेबल रीज़न बता दी है कि असल इसका गेम बहुत ऊपर की लेवल से जुड़ा हुआ है और ये आलमी सतह का इशू है। इसको आप लोकली सिर्फ गुंडा और हिंदू मुस्लिम की तर्ज पर नहीं देखें, ये एक बड़े लेवल की चीज़ है जो कि लक्षद्वीप में हो रही है।